धरती से उत्तर दिशा में बर्फीले त्रिकाल पर्वत पर बैठा कालिया नाग अपनी बरसों की तपस्या पूरी कर लेता है और अपनी अखंड तपस्या से बहुत सी शक्तियां प्राप्त कर लेता है। चलो मेरे शैतानों, अब समय आ गया है धरती लोक पर तबाही मचाने का। बरसों से धरती लोक पर राज करने की मेरी इच्छा है, परंतु हर बार वह दुष्ट नाग और नागिन मेरे रास्ते में आ जाते हैं और मुझे हर बार हार का सामना करना पड़ता है। परंतु इस बार मैं सबसे पहले उन दोनों को ही अपना शिकार बनाऊंगा। ऐसा कहकर वह कालिया नाग अपने शैतानों के साथ एक जादुई रास्ते से धरती लोक की तरफ निकल जाता है। वहीं सुंदरवन गांव में कुछ गांव वाले अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। तभी वह कालिया राक्षस अपने शैतानों के साथ वहां आ जाता है। चलो इन्हीं से शुरुआत करता हूँ। कालिया राक्षस को यूं अचानक गांव में देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी कालिया नाग अपनी शक्ति से तेज बर्फीली हवाएं छोड़ता है। उसकी बर्फीली हवाओं से गांव वाले बर्फ के पुतले बन जाते हैं। वहीं जब इच्छाधारी नाग और नागिन को इस बात का पता लगता है कि कालिया नाग ने गांव पर हमला कर दिया है, नाग और नागिन यह बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। नागराज कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? उस कालिया नाग को तो मैंने अपने हाथों से मारा था। गांव वाले नागिन और नागराज को कालिया नाग के बारे में बता ही रहे थे कि अचानक कालिया नाग अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। हा, तो तुम दोनों मुझे यहीं मिल गए। मैं कब से यहाँ तुम्हारी ही तलाश कर रहा था। आज मैं मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सका। उसकी बात सुनकर जैसे ही नाग और नागिन उस पर हमला कर और उन्हें भी बर्फ का पुतला बना देता है की कोशिश करते हैं, तभी कालिया नाग अपनी बर्फीली हवाएं उन पर छोड़ता है। वहीं पास में खड़े साधु बाबा यह सब देख लेते हैं। साधु बाबा उसी समय बंटी और सीमा से मिलते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। बच्चों, इस समय इच्छाधारी नागिन और नागराज का जीवन खतरे में है। हमें उनकी रक्षा करनी होगी। उस काले राक्षस ने अपनी शक्ति से उन दोनों को बर्फ का पुतला बना दिया है। उन पर जमी बर्फ को साधारण तरीके से नहीं पिघलाया जा सकता। उस बर्फ को सिर्फ ज्वालामुखी पर्वत की आग से ही पिघलाया जा सकता है। बच्चों, तुम दोनों ही इस काम को पूरा कर सकते हो। तुम जल्द से जल्द ज्वालामुखी पर्वत पर जाकर उसकी वह पवित्र आग लेकर आओ, परंतु ध्यान रखना वहाँ बहुत खतरा है। उस ज्वालामुखी पर्वत पर एक भयंकर सांप वहाँ की रक्षा करता है। उसकी अनुमति के बिना तुम्हें वह आग नहीं मिल सकती। साधु बाबा की आज्ञा लेकर बंटी और सीमा ज्वालामुखी पर्वत की ओर निकलते हैं और अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाते हुए कुछ ही समय में उस ज्वालामुखी पर्वत पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही जैसे ही बंटी और सीमा उस ज्वालामुखी पर्वत की पवित्र ज्वाला की तरफ बढ़ते हैं, तभी इतने में वह भयंकर विशाल सांप उनके सामने आ जाता है। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं है? उस विशाल सांप की बात सुनकर बंटी और सीमा उसे सारी बात बता देते हैं और उससे पवित्र ज्वाला को ले जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। बंटी और सीमा की बात सुनकर वह जादुई सांप उन्हें पवित्र ज्वाला को ले जाने की अनुमति दे देता है और वह दोनों ज्वालामुखी पर्वत की आग लेकर वहां से निकलते हैं और धरती लोक आकर साधु बाबा उस पवित्र आग से नागिन और नागराज को उस बर्फ से आजाद कर देते हैं। हे इच्छाधारी नाग और नागिन, अब आप और देर ना करें और जल्दी से उस दुष्ट कालिया नाग को खत्म करें। उधर कालिया नाग और उसके शैतानों ने खेतों की तरफ तबाही मचा रखी थी। वह सभी को बर्फ के पुत्तों में जमा रहे थे। तभी इच्छाधारी नाग और नागिन वहां पहुंचते हैं। उन दोनों को देखकर कालिया नाग कहता है, तुम आखिरकार मेरी बर्फीली हवाओं से कैसे बच गए? कोई बात नहीं, परंतु इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर जैसे ही कालिया नाग उन दोनों पर अपनी बर्फीली हवाएं छोड़ता है, उससे पहले ही नागिन और नागराज कालिया नाग और उसके शैतानों पर आग उगलते हैं। कालिया नाग और उसके शैतान उस आग में जलकर वहीं भस्म हो जाते हैं। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारी दुनिया में घुस आया? सैनिकों, पकड़ लो इन दोनों को। देखो कोई भी बचकर जाने ना पाए। एक बार की कहानी है। बंटी और चिंटू फसल बेचकर शहर से गांव की ओर लौट रहे होते हैं। बंटी भैया, आज फसल का दाम बहुत अच्छा मिला है। हाँ चिंटू भैया, लगता है हमारी मेहनत रंग लाई। चलो आज इसी बात पर गांव में पार्टी करते हैं। लेकिन अचानक डाकू मंगल सिंह और उसके साथी बंटी और चिंटू का पीछा करने लगते हैं। अरे ओ कालिया, चलो लूट लो इन दोनों को। देखो कोई बचकर जाने ना पाए। अरे बंटी भैया, इस ट्रैक्टर को थोड़ा और तेज भगाओ, वरना आज तो हमारे सारे पैसे लुट जाएंगे। भागते भागते बंटी ट्रैक्टर को एक घने जंगल की तरफ मोड़ लेता है। जंगल में आगे बढ़ने पर उन्हें अपने सामने अचानक एक जादुई दीवार दिखाई देती है। बंटी भैया, सामने एक दीवार है, ट्रैक्टर को थोड़ा धीमा करो।
बंटी ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तेज गति के कारण उसका ट्रैक्टर एक पत्थर से टकरा जाता है। पत्थर से टकराते ही उनका ट्रैक्टर वहीं रुक जाता है, लेकिन बंटी और चिंटू उछलकर और दीवार के दूसरी तरफ एक जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं। अरे हम यह कहाँ आ गए? चिंटू भैया, लगता है यह कोई जादुई दुनिया है। बंटी और चिंटू देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ सोने के पेड़ हैं, जिन पर जादुई फल लगे हैं। वहीं पास में ही उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर सोने के आम लगे होते हैं और कुछ आम जमीन पर पड़े होते हैं। बंटी एक आम उठा लेता है। अरे चिंटू भैया, यह तो एक सोने का आम लगता है। ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन तभी कुछ शैतान राक्षस उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ दौड़ते हैं। बंटी भैया, आम छोड़िए और जल्दी से यहाँ से भागिए। बंटी और चिंटू अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर उस जंगल का राजा शैतान राक्षस अपने आम घर से बाहर आ जाता है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारी दुनिया में घुस आया? सैनिकों, पकड़ लो इन दोनों को। देखो, कोई भी बचकर जाने ना पाए। शैतान राजा भी उनका पीछा करने लगता है। भागते भागते बंटी और चिंटू को अपने सामने एक तालाब दिखाई देता है और वे दोनों उस तालाब में कूद जाते हैं। तभी अचानक उस तालाब में एक मछली प्रकट होती है। वह बंटी और चिंटू को अपनी पीठ पर बिठाकर तालाब के दूसरे ओर ले जाती है और वहां पहुंचकर एक परी में बदल जाती है। वहीं वह शैतान राक्षस और उसके सैनिक तालाब के बाहर ही रुक जाते हैं। आज तो तुम बच गए, लेकिन जल्दी ही तुम दोनों मेरा शिकार बनोगे। दूसरी तरफ वह जादुई परी बंटी और चिंटू से कहती है, उस शैतान ने हम परियों की इस दुनिया पर कब्जा कर लिया है और हमारी सभी परियों को कैद कर लिया है। लेकिन वह शैतान यहाँ इस टापू पर क्यों नहीं आया? यह एक जादुई तालाब है। यहाँ उस शैतान की शक्तियाँ काम नहीं करती। वह शैतान यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए तुम दोनों यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? रात होते ही यहाँ एक जादुई फूल खिलता है। फूल खिलते ही शैतान और उसके सभी सैनिक सो जाते हैं। उस समय अगर तुम उस फूल को छू लो तो तुम अपनी दुनिया में वापस पहुँच जाओगे। जादुई परी की बात सुनकर बंटी कहता है, हे जादुई परी, आप चिंता मत कीजिए। हम दोनों आपको बचाने के लिए दोबारा वापस जरूर आएंगे। यह लो, यह एक जादुई आम है। उस राक्षस को हराने में यह तुम्हारी मदद करेगा। वहीं फूल खिलते ही शैतान और उसके सभी सैनिक राक्षस सो जाते हैं। तभी बंटी और चिंटू उस फूल को छूकर अपनी दुनिया में वापस लौट आते हैं। वहां पहुंचकर बंटी और चिंटू अपनी कलाकारी से एक जादुई आम कार तैयार करते हैं और उस जादुई आम कार पर बैठकर वह दोनों फिर से उस जादुई दीवार के सहारे उस जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं। बंटी और चिंटू को दोबारा अपनी दुनिया में देखकर वह शैतान राक्षस गुस्से में पागल हो जाता है। वह राक्षस अपने सैनिकों को उन पर हमला करने के लिए भेजता है। तभी बंटी और चिंटू अपनी जादुई आम कार से शैतान के उन सैनिकों पर हमला करते हैं। एक एक करके वह सभी शैतान सैनिक नष्ट हो जाते हैं। यह सब देखकर वह शैतान राक्षस गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उनकी आम कार पर तेजी से हमला करता है और उनकी कार को नष्ट कर देता है। बंटी भैया, इस शैतान ने तो हमारी कार को नष्ट कर दिया है। अब हम इसे कैसे हराएंगे? तभी वह जादुई परी अपनी पूरी शक्ति से उनकी आम कार को फिर से ठीक कर देती है। बच्चों, इस शैतान की सारी शक्तियाँ इसके आम घर में हैं। तुम्हें इसके आम घर को नष्ट करना होगा। इतना सुनते ही बंटी और चिंटू अपनी जादुई आम कार से उस शैतान के घर को जलाकर नष्ट कर देते हैं। आम घर नष्ट होते ही वह शैतान भी जलकर नष्ट हो जाता है।